नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन भारतीय राजवंश। हमारे समाज विज्ञान के सिलेबस में जो भारतीय राजवंश हैं जैसे हर्यक, शिशुनाग, नंदवंश, मौर्य वंश, ये गुप्त वंश और कुषाण वंश, वर्धन साम्राज्य, इनको शामिल किया गया है। साथ में जो आधुनिक भारत या यूँ कहे राजपूत काल के बाद जैसे कुछ हुए हैं जो हमारे वंश हुए हैं उनको भी शामिल किया गया है और इनसे संबंधित आसान से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इनको हम मेरे जो नोट्स हैं मैंने बनाए थे उनके माध्यम से देखेंगे और इससे ज़्यादा डीप नहीं पूछे जाने की संभावना है। यदि पूछ लेते हैं तो एक दो प्रश्न बाहर से भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो जीके जीएस है इसको पढ़ना मतलब पूरा कंप्लीट पढ़ना असंभव है, क्योंकि ये अथाह है, समुद्र जैसा है। इसमें जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा डीप जाएंगे, उतने ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट निकल कर आएंगे। तो यदि हम बात करें, सबसे पहले यदि हम बात करें तो आप सभी को मतलब एक ऐतिहासिक कॉन्ट्रास्ट के रूप में याद रखें कि एक स्टोरी के रूप में क्या होता है। भाई बौद्ध धर्म वगैरह हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है, एक मगध साम्राज्य मतलब महाजनपदों का उदय होता है। जैसे इनमें 16 महाजनपद आते हैं, जिसमें कुछ जनपद जैसे मगध है, अंग है, कौशल है, अवंती, ये 16 महाजनपद बनते हैं। जैसे अभी राज्य बने हैं इसी प्रकार से महाजनपद बनते हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण और जो सबसे शक्तिशाली जनपद था वह था कौन सा, मगध जनपद। तो मगध के बारे में ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि मगध से ही उत्कर्ष होते हों, मगध से ही सारे शासन होते हों, मगध से ही भारत के इतिहास की नींव रखी जाती है। अब जो मगध उत्कर्ष है, मगध में कुछ वंश ऐसे माने जाते हैं जो कि महाभारत काल से, जैसे एक वंश में जो जरासंध का आपने नाम सुना होगा, जिसका और उसके पुत्र वगैरह का वध भीम ने किया था, ये ऐसी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन इनके कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि ये 3 वंश मगध साम्राज्य में हुए हैं, जिस कारण से मगध साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है हर्यक राजवंश से। यानी मगध का पहला राजवंश यहाँ माना जाता है हर्यक राजवंश से, क्योंकि यहाँ पर इसके ऐतिहासिक प्रमाण मिले हुए हैं। अब हर्यक राजवंश की शुरुआत मानी जाती है 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक। अब इसमें आपको 2 शब्द देखने को मिलेंगे, एक देखने को मिलेगा बीसी और एक देखने को मिलेगा एडी। तो इनके अर्थ क्या होते हैं? तो पहली बात तो बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनो। इनका अर्थ क्या होता है, जैसे भाई ईसा मसीह हैं, उनका जन्म हुआ था, तो उनके जन्म के बाद के जो साल होते हैं वो होते हैं एडी वाले, और उनके जन्म के पहले वाले जो साल होते हैं ये होते हैं बीसी बिफोर क्राइस्ट वाले। अब इनको गिना कैसे जाता है? तो जैसे अभी जो हम कैलेंडर का उपयोग करते हैं जो पूरे विश्व में माना जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो ईसा मसीह के जन्म के आधार पर माना जाता है। अभी जैसे जो 2025 साल चल रहा है तो यानी इसको हम बोलेंगे 2025 एडी, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के बाद का 2025वां साल ये चल रहा है। और यदि हम इसके पहले की बात करें, जैसे 5000 साल पूर्व जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी, तो उसको हम बोलते हैं 5000 बीसी, यानी ईसा मसीह के जन्म के भी 5000 पूर्व। मतलब यदि हम टोटल की बात करें तो टोटल में कैसा हो जाएगा, 7000 साल होंगे, क्योंकि 5000 साल बीसी के और 2000 ये एडी के भी जुड़ेंगे, टोटल 7 माना जाता है। इस प्रकार से इसको देखा जाता है, बीसी और एडी में किया जाता है। जैसे यदि हमें गिनना है, अभी 2025 चल रहा है, या जैसे 16वीं शताब्दी शिवाजी के समय, या अंग्रेज आए, या 1857 की जो क्रांति हुई, तो ये सारे एडी में हुई, यानी उनके जन्म के बाद की चीज़ें हुई। अब और जो चीज़ें हुई हैं वो जन्म के पहले वाली हुई हैं बीसी। अब जैसे मान के चलिए कोई घटना हुई है 512 बीसी में, 512 बीसी में, यदि आपको इसका टोटल समय निकालना है कि भाई ये घटना टोटल कितने वर्षों पूर्व हुई, तो 2025 साल अभी के गिने जाएंगे, मतलब ये 2025 साल ये, और फिर ईसा मसीह के जन्म के 512 साल और, तो टोटल को यदि हम गिनेंगे तो 2500 जो 2500 कुछ साल हो जाएंगे। इस प्रकार से इनको देखा जाता है। अब हम आगे बात करें तो हर्यक राजवंश के संस्थापक थे बिंबिसार, और इनका शासनकाल रहा है 544 से लेकर 492 वर्ष पूर्व। ये उल्टा चलता है, ठीक है। फिर आगे इनकी हम बात करें तो इनका जो प्रमुख धर्म था, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, और इनकी राजधानी थी राजगृह। उपाधि, इन्हें श्रेणिक की उपाधि के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने सेना को एकत्रित किया था। अब जो बिंबिसार थे, इनके विवाह हुए थे कुछ, जिनमें पहला एक विवाह हुआ था कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से हुआ था, महाकौशला से, और प्रसेनजीत ने इनको क्या हो गया कि बिंबिसार को काशी का राज्य ने वेट कर दिया। फिर उसके बाद एक और थी लिच्छवी राजकुमारी नेपाल की, छेलना से भी इन्होंने विवाह किया था, जो महाराजा चेटक की बहन थी। फिर उसके बाद बिंबिसार ने अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। मैंने आपको बताया था 16 महाजनपद थे, मगध, अंग, कौशल, अवंती, इस प्रकार से 16 जनपद थे। तो इन्होंने क्या हुआ, अंग को जीतकर मगध में मिला लिया था। ये जो 4 थे उस समय सबसे ज़्यादा ताकतवर थे, जिनमें सबसे ज़्यादा जो ताकतवर था उनमें से भी वो मगध था। फिर उसके बाद
इसका प्रसिद्ध जो राजवैद्य था जीवक था, जिसने अवंती के राजा चंडप्रद्योत की चिकित्सा हेतु अवंती भेजा। और जो इनका प्रमुख राजवैद्य, ये जो फैक्ट हैं इनसे प्रश्न बने हुए हैं, तो ये फैक्टों को हम शामिल किए हैं। यदि आप वैसा पढ़ेंगे तो बहुत अथाह संसार है, मतलब समुद्र के समान है। फिर उसके बाद इनके पुत्र अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी थी, इसलिए अजातशत्रु को क्या कह देते हैं, पितृहंता की उपाधि दी गई थी, क्योंकि इसने अपने पिता की मृत्यु की थी। अब यदि हम बात करें अजातशत्रु, तो अजातशत्रु का शासनकाल इनके बाद रहा 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक। इसे पुणेक या पितृहंता की उपाधि दी जाती है, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी। फिर इसके बाद इन्होंने राजधर्म अपना बौद्ध अपना लिया था। और इसकी महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी, तो वज्जी संघ पर विजय की और कौशल राज्य को परास्त किया। और वध के नरेश राजा प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से भी इसने विवाह किया था। वज्जी संघ एक संघ था जो आक्रमणकारी के रूप में था, तो क्या होता है, इसने इस पर विजय प्राप्त कर ली थी और कौशल राज्य को भी इन्होंने अपने अंदर मिला लिया था। धीरे धीरे ये साम्राज्य बड़ा होता जा रहा था। फिर आता है उसके बाद उदयन। तो उदयन इन्होंने एक शहर बसाया था पाटलिपुत्र, ये कई राजवंशों की राजधानी रही। यहाँ तक राजगृह राजधानी थी, बिंबिसार ने राजगृह रखी थी। फिर उसके बाद क्या होता है, ये आप देख सकते हैं, हमने प्रमुख राज्य और राजधानियाँ पढ़ी थी। फिर उदयन ने एक शहर बसाया था पाटलिपुत्र, जो इसने अपनी इसको राजधानी बना लिया था। और अंतिम जो हर्यक वंश के शासक थे, जो नागदशक थे, इन्हें इतिहास या पुराणों में दर्शक भी कहा गया है। तो ये हमारा यहाँ से हर्यक वंश समाप्त होता है। अब अंतिम शासक जो नागदशक थे, तो नागदशक को ही क्या होता है, नागदशक के बाद जो शासन खत्म हो जाता है, तो इसके बाद चलता है एक शिशु नागवंश। शिशु नागवंश 412 से लेकर 344 बीसी तक चलता है और इसके संस्थापक इनके नाम के अनुसार थे शिशुनाग। अब इन्होंने क्या हुआ, अवंती को जीतकर भी मगध में मिला लिया। मैंने आपको बताया था जो कुछ 4 महत्वपूर्ण थे उस समय, अंग था और अंग जनपद था, और ये 4 महत्वपूर्ण जनपद पड़े हुए थे हमने, कौशल था, अवंती था और मगध था। तो अंग को मिला लिया था किसने, इन्होंने अंग को जीत कर मिला लिया था बिंबिसार ने अपने अंदर। और कौशल को जीत लिया था इन्होंने, अजातशत्रु ने कौशल को जीत लिया था। अब बचा हुआ कौन था, तो बचा हुआ थे हमारे अवंती। तो अवंती को मिलाकर किसने अपने शासन में मिला लिया, शिशुनाग ने मिला लिया था और इसने अपनी राजधानी वैशाली शिफ्ट कर दी थी। फिर इसी के समय एक कालाशोक थे, जो कि द्वितीय बौद्ध संगति इनके काल में हुई थी। यदि आपको याद आ रहा हो, हमने पढ़ा हुआ था। क्या होगा कि आपको यदि इतिहास पढ़ना है तो चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करना होगा और घटनाएं एक दूसरे के अपन को इमेजिन करनी होगी कि ये घटनाएं ऐसे रिलेटेड थी। तो ये फिर आ जाते हैं कालाशोक। कालाशोक इन्हें काकवर्णन के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि कालाशोक को किस उपाधि दी गई थी, तो काकवर्णन। यह इतिहास में 2 घटनाओं के लिए फेमस था। एक तो इसके काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, मैंने आपको बताया था। और दूसरा क्या हुआ कि जो पाटलिपुत्र थी वो अंतिम रूप से इसकी राजधानी बन गई थी। क्योंकि क्या होता है, पहले राजगृह थी, फिर भाई वहाँ से आए उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। फिर भाई शिशुनाग ने वैशाली को बनाया। लेकिन फिर क्या हुआ, कालाशोक आया और कालाशोक ने राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया और फिर आगे के शासन तक ये हमेशा पाटलिपुत्र ही इसकी राजधानी रही, मगध का केंद्र रहा। फिर इसके बाद क्या होता है, इनके जो कालाशोक के 10 पुत्र थे उन्होंने शासन किया और अंतिम शासक हुए नंदीवर्धन और यहाँ से समाप्त हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा नंद वंश। ये एक महत्वपूर्ण वंश है जो चाणक्य हुए, नंद वंश के समकालीन थे। चाणक्य के बाद इन्होंने क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। सबसे बड़ा साम्राज्य उस समय अखंड भारत के निर्माता थे, जो सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है। इससे बड़ा साम्राज्य शायद ही किसी का रहा हो। तो नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्मनंद, हमने 2 पढ़े हुए थे। और पहली बार मगध साम्राज्य की सीमा को गंगा नदी के पार पहुंचाया और मगध का पहला साम्राज्यवादी शासक इसे कहा जाता है। इन्होंने क्या हुआ था, कलिंग को भी जीत लिया था। एक कलिंग प्रमुख शहर है जो अभी इसका कलिंग का आया है। फिर एक कलिंग युद्ध होता है, कलिंग विजय, जो महाराजा अशोक करते हैं। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म को आजमा लेते हैं, अपना लेते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यदि हम बात करें अंतिम शासक की, तो घनानंद थे। यही वही घनानंद थे जिनका विवाद हुआ था चाणक्य से। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से नंदवंश को समाप्त किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के संयोग से घनानंद को परास्त किया और मौर्य वंश की नींव डाली थी। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा नंद वंश है। उस समय इतने साम्राज्य पर था मगध, ये बिहार साइड का सिस्टम रहता है। तो ये 16 जनपद थे, देख सकते हैं आप लोग। जैसे ये मथुरा जनपद हो गया और अवंती हो गया, ये सारे जो जनपद थे। पाटलिपुत्र यहाँ पर इनकी राजधानी रही थी।
तो ये चीज़ें यहाँ से कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद होता है हमारा मौर्य साम्राज्य, जो कि सबसे बड़ा और बृहद साम्राज्य माना जाता है। मौर्य साम्राज्य एक अलग से वीडियो हम लाएंगे। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।